अस्सलामुअलैकुम। हमारे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत दुआएं कि अल्लाह ताला उनके रोजे जो है वो कबूल फरमाए। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ फिजा रियाज और रोजाना की तरह हम आपके लिए अच्छे अच्छे मुफीद मशवरे लेकर आते हैं कि किस तरह से आप खुद को फिट रख सकते हैं, किस तरह से आप रमजान को भरपूर तरीके से इसमें इबादत कर सकते हैं, अपने अल्लाह के हुजूर सजदे करके अल्लाह को बना सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी रूह को, अपने जिस्म को कैसे फिट रख सकते हैं और पाक कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत महीना बनाया ही हम सिर्फ मुसलमानों के लिए है। चलते आज की गेस्ट की जानिब हमारे साथ मौजूद है मोइना बेग। उनसे जानते हैं कि वो खुद को कैसे फिट रखती हैं और हमारे जितने भी लोग इस वक्त उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको क्या मशवरे देंगी। मोइना, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कैसी हैं? बहुत मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। तो कितने अच्छे मशवरे आज आप लेकर आई हैं कि जिन्होंने डाइट नहीं की, सारा रमजान सोच लिया कि हमने डाइट करनी थी और नहीं स्टार्ट कर सके, तो वो उनको क्या क्या मशवरे आप देना चाहेंगी? मैं बस उन्हें ये मशवरा देना चाहूंगी कि अब शुरू कर लें, इट्स नेवर टू लेट। मशवरा तो दे ही सकते हैं ना। exactly. अभी तो टाइम है। हाँ. आप जितना, और यहाँ पर कोई मशवरा फीस भी नहीं है, आप फ्री में टेलीविजन पर बैठ के दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो आप डाइट अब शुरू कर ले। अब अगर शुरू करते हैं डाइट, लेट्स सपोज कि मुझे आपने अगर डाइट रिकमेंड करनी है तो फिर अगर मैं मोटी होती तो फिर आप मुझे किस तरह से डाइट रिकमेंड करती? मैं आपको बस ये कहती कि सबसे पहले क्लीन ईटिंग की तरफ आए और उसका सबसे आइडियल टाइम रमजान है। रमजान है, यस, रमजान है। एक तो आपको बहुत लंबा पॉज मिलता है, जिस तरह से हमारी आज की हैबिट्स होती हैं कि हम ज्यादातर स्नैकिंग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, बार बार कार्बोहाइड्रेट स्नैकिंग कर रहे हैं, इंसुलिन लेवल्स डिस्टर्ब कर रहे हैं। exactly. एक लंबा पॉज आपको रमजान में मिलता है। आपके पास जितने भी रोजे रहेंगे आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। आप ऐसा करें कि क्लीन ईटिंग शुरू करें। बिल्कुल, एक तो एक फायदा तो है ही ना कि आपके पास लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग आ गया। दूसरा ये कि अपना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, इस तरह की चीजें ऐड करना शुरू कर दें जो आपकी बॉडी में। बात जो आप कर रही हैं, अगर आप फास्टिंग भी कर रहे हैं और डाइट को भी कंट्रोल कर रहे हैं तो डोंट यू थिंक कि ये आपको, आपकी जो स्किन है उसको भी थोड़ा डिहाइड्रेट करेगी, इसमें रिंकल्स ज्यादा आएंगे? क्योंकि समटाइम ऐसा होता है जब आप वेट लूज करते हैं तो आपके फेस पे एंटी एजिंग साइंस आने लग जाते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप कोई ऐसी रेजाइम यूज करते हैं जो अनहेल्दी है, जैसे आप बहुत लो कैलोरिक डाइट पे जा रहे हैं, कीटोजेनिक डाइट पे जा रहे हैं, हाँ। बिल्कुल कोई सूप डाइट पे चले गए हैं जो बिल्कुल अनहेल्दी है, वो आपकी स्किन को डिस्टर्ब करेगी। बनाना डाइट है और बनाना क्या क्या डाइट आ गई है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा और लोग हिट होना शुरू हो गए। तो लेकिन अगर आप ये है कि अगर आप बिल्कुल अपनी कंसल्टेशन लेते हैं, अपने हिसाब से डाइट लेते हैं, तो वो आपकी स्किन को और अच्छा करती है। हाँ, क्योंकि आप फ्रूट्स ले रहे हैं विटामिन सी की फॉर्म में, आप प्रोटीन अच्छी ले रहे हैं, वो आपकी स्किन की रिपेयर कर रही है, आप हाइड्रेशन अच्छी कर रहे हैं, वो स्किन को फ्रेश। अच्छा, कुछ लोग मल्टीविटामिन की टैबलेट्स भी लेते हैं, तो यूजफुल है रमजान में लेनी चाहिए ज्यादा जो विटामिन? ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, पर्सन टू पर्सन, ओके। वो क्योंकि लोग सेल्फ मेडिकेशन का यहाँ पे तो बहुत ट्रेंड है। यहाँ पे डॉक्टर का मशवरा और हकीम का नुस्खा आपको फ्री में मिल जाता है। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक लेट्स सपोज कि अब सहरी है, सब एक टाइम पे सहरी करते हैं, अफ्तारी है, डिनर है, वो सब एक टाइम पर करते हैं, लेकिन बाकी रूटीन में जैसा भी आप बात कर रही थी कि कभी सुबह का ब्रेकफास्ट अगर 8 बजे करते हैं तो 10 बजे भी कर लिया तो ठीक है, फिर उसी तरह आगे भी लंच चलता जाता है, क्या डिस्टर्ब ये करता है स्टमक को, हमारे सिस्टम को? स्टमक को तो करता है ये, जिस तरह लेट नाइट मील्स आपके स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं, वो आपका अगले दिन का नाश्ता डिस्टर्ब करते हैं। फिर आप नाश्ता जब नहीं कर रहे हो और देर से कर रहे हैं, फिर जो चीजें आपकी मिसिंग हो रही होती है ना, वो बहुत सारी चीजों की क्रेविंग कर रही होती है। जैसे आपने नाश्ते आप बैलेंस नहीं किया तो अब आपको 10-11 बजे आपको ऐसे लगेगा कुछ भी खा लें, फिर आप बाहर हैं, कहीं भी हैं, आप कोई चीज खा ली, वो आपकी न्यूट्रिएंट और कैलोरीज दोनों चीजों की डिस्टर्बेंस कर रहा होता है। अच्छा, ये भी बहुत आम रूटीन में अगर बच्चों को डाइट करवाई तो पेरेंट्स ये कह देते हैं कि नहीं, इनकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी, इनका दिमाग काम करना उस तरह से ये शार्प नहीं हो सकेंगे उस तरह से, हालांकि उन्हें ये नहीं पता इतने मास की वजह से उनके दिमाग डल हो चुके, तो वो उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? बस उसको ऐसे ही करेंगे। ये मिसकॉन्सेप्शन है डाइट, असल में ये वर्ड थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टूड है, जैसे भूखे रहने का नाम है डाइट। हालांकि ये तो बड़ा आपको ये समझना चाहिए कि हम राइट डाइट का इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने बच्चों को। तो बच्चों में जो ज्यादा फैट होना है या आयरन की कमी की वजह से जो वो लेजीनेस, टायर्डनेस हो रही होती है, या वो कई दफा पीयर प्रेशर की वजह से कि बच्चों में अपने सबसे ज्यादा वेट है तो वो पीयर प्रेशर की वजह से बड़े पर्सनैलिटी में उनके चेंजेस आ रही होती हैं, वो ज्यादा अच्छी हो जाएंगी जब आप किसी से मिल लेंगे आप, ताकि क्योंकि आपको बैलेंस डाइट मिलेगी। तो बच्चों में तो ऐसा है कि हम बहुत ही बिल्कुल ही फूड, कोई मेडिसिन नहीं यूज करवा रहे होते, बिल्कुल फूड से बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है डाइट का।
तो हम उनके ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ उस तरह से करें। मतलब उनकी हाइट से, उनकी सेहत से कोई ऐसा लिंक नहीं है। जो ऐसे घबराए हुए माँ बाप है, जरा उन्हें समझाएं। वो बिल्कुल तसल्ली रखें। बस ऐसा है कि जब आप किसी से मिल लेते हैं, किसी प्रोफेशनल से, तो वो आपकी एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको गाइड कर देते हैं। आप जो है ना, वो बड़े कीमती एज है बच्चों की कि आप उसमें जो इरिवर्सिबल चेंजेस ना आने दें। एग्जैक्टली ताकि वो बड़े होकर फ्रस्ट्रेट ना हो। आप उनको जरूर चेक करवाएं। आप रेगुलर बेसिस पे न्यूट्रिशन असेसमेंट करवाते रहें ताकि हमें जहाँ कहीं डेफिशिएंसी हम उसको पकड़ें और ट्रीट कर दें। एग्जैक्टली। अच्छा, एज वाइज क्या कुछ स्केल्स होते हैं कि इस एज तक इतना वेट होना चाहिए, इस एज तक इतना वेट होना चाहिए? जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनमें हम BMI ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, उसमें हम निकालते हैं कि आपका क्या पैटर्न आ रहा है। फिर हर दफा वो ग्राफ पे मेंशन करते रहते हैं। तो फिर जब आप फॉलो अप पे आते हैं, आपकी फाइल बनी होती है, आप देखते हैं कि अच्छा मेरी बड़ी स्टेडी ग्रोथ जा रही है। जहां आपको लगता है कि अब आपने ग्राफ बनाया, ये पॉइंट पिछले से नीचे आ गया, फिर आप वर्क करते हैं कि क्या करना चाहिए। बड़े होके फिर आप BMI निकालना शुरू करें। तो हर एज की रिक्वायरमेंट अपनी अपनी होती है। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक नींद का सर्कल भी आपको डिस्टर्ब करता है, इसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ पे, ये डाइट करने से आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या, क्योंकि इसको हम फोकस नहीं करते, तो क्या मेंटल हेल्थ को आप देखती हैं? कुछ लोग डाइट करके बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रमजान का तो दर्स ही यही है। अब बस इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी अपनी चॉइसेस में ना, आपकी ये चीज़ें मैटर मतलब डिपेंड करती हैं कि आप क्या करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एपिटाइट इस तरह की है, आप उस तरह से सहरी का मील अपना उस तरह से अरेंज करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल में इतना फ़र्क होता है कि वाइट ब्रेड आपकी जितनी देर स्टमक में रहती है, आप मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हैं वो डबल अमाउंट में रहती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए पूरा दिन मैनेज करना मुश्किल है, तो आप अपना मील उस तरह से डिज़ाइन करवाएं, जो कि हमेशा हर प्रोफेशनल इस तरह से करता है कि वो आपको उस तरह से चीज़ें ऐड कर देगा कि आप मैनेज कर सकें। दूसरी जो फ्रस्ट्रेशन की कॉज है, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास आती है, अनरियलिस्टिक वेट गोल्स के 1 महीने बाद शादी है तो मैंने 12-13 kg कम करना है, लूज कर लेना है। फिर बार बार वेइंग स्केल देख रहे हैं, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फिर वो स्किप कर देते हैं। तो बहुत कम खाना खा के भी वही आप अपना मेटाबॉलिज्म खराब कर रहे हैं। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे भी वेट इंक्रीज होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। स्ट्रेस जो है वो हमारा एक हार्मोन उसको जो इम्बैलेंस करता है, हार्मोन इम्बैलेंस करता है, और उसी में से जो इसका कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, वो आपका फैट भी बनाने में ज्यादा रोल प्ले करता है। तो इसलिए स्ट्रेस तो बड़ा रिलेटेड है कि आपका वेट गेन हो रहा है। उसको भी हम डाइट में मैनेज करते हैं। जिस तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैग्नीशियम हो गया, जो आपकी एंजाइटी वाले पेशेंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे ऐड कर रहे होते हैं कि वो उनको हेल्प आउट करें। और अगर किसी की हिस्ट्री होती है पीछे, मतलब किसी को कोई मसला होता है, कार्डिक है, डायबिटीज है, अगर उसको नहीं भी होता तो पीछे फैमिली की ये हिस्ट्री होती है, तो उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? जो तो डायबिटिक पेशेंट है, उसको तो जब तक वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से डिस्कस करे फिर रोजा रखे। लेकिन अगर जिस तरह फैमिली हिस्ट्री में कोई प्री डायबिटिक है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो मेरे ओपिनियन में उसको ज्यादा फायदा है रोजों का। अच्छा। क्योंकि जिस तरह प्री डायबिटीज रिवर्सिबल है, आप अपनी इतनी देर गैप फूड लेते हैं, आपकी इंसुलिन की वो जो बार बार फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं वो इतनी देर नहीं होती, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप फायदा लेना चाहें, अगर आप प्री डायबिटिक हैं, ओवरवेट हैं, आपकी फैमिली में टेंडेंसी है, तो आपको ज्यादा फायदा है रोजों का, आप उसका जरूर फायदा उठाएं। अच्छा, कुछ आप तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, सारा स्टडी किया हुआ है, कुछ ऐसे भी हैं अनाड़ी जिनको बता दिए कि आप ये खा लें। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे पता चल जाए कि भाई ये डाइटिशियन या ये न्यूट्रिशनिस्ट ये ठीक है, सही गाइड कर रही है? हमारे व्यूवर्स को ये बताएगा कि सबसे पहले जाके आपके पास किसी भी, अगर आपके पास नहीं, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, तो डाइट प्लान में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर आपसे ना पूछे तो फिर आपको सोचना चाहिए कि हमें ये क्या डाइट बना के बिल्कुल ऐसे ही है। अपना ये है कि आप अपना हमेशा, मैं तो ये कहती हूँ कि आप पेशेंट को, मेरा ये रूल भी है कि आप 10 to 15 मिनट्स दें अपना पूरा बताने के लिए। उसमें यूजुअली हम असेस कर लेते हैं उनके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मेंटल हेल्थ असेस कर लेते हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स असेस कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर ये होता है कि हम जब डाइट प्लान बना रहे होते हैं, सारे फैक्टर्स को जहन में रखते हैं। इवन हमें ऐसा होता है कि कभी दफा जैसे एनीमिक कोई वुमेन आती है और उसको HB अप करने के लिए हम जिस तरह बहुत ज्यादा मीट सोर्सेज डाल रहे होते हैं, तो हमारे जहन में होता है कि अगर कोई नॉन अफोर्डिंग है तो उसको हमने किस तरह से उसकी पूरी करनी है। हमने उसको मिक्स लेंटर्स देने हैं, हमने उसको वो वेजिटेबल सोर्सेज देने हैं, उसके साथ विटामिन C डाल के उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ानी है।
तो आप अपना हर मसला डिस्कस करें ओपनली। सबसे पहला रूल ये है कि आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उससे ओपन डिस्कशन करें। हाँ, उसके लिए उतना ही अच्छा है कि वो हर फैक्टर्स को जहन में रखे, उसके हिसाब से आपका अच्छा, बच्चे हमारे यहाँ पे कि उनकी एज कुछ नहीं होती, लड़कियां अभी 10-12 साल की होती है और बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया होता है, तो उनके लिए क्या, बिकॉज उन्होंने स्टडी भी करनी है, वो इस तरह प्रॉपर डाइट कर नहीं सकती। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कई पेरेंट्स ये कंसिडर ही नहीं करते कि बच्चों ने वेट गेन किया है, वो लाड प्यार में जंक फूड खिला कर देते हैं, तो फिर बहुत देर बाद उन्हें लगता है कि ओहो वेट ज्यादा हो गया। तो ऐसा है कि आपको जिस स्टेज पे लगे कि हमारे बेटा बेटी जिसका भी कि अपने एज ग्रुप से डिफर कर रहा है, वहीं आप अपने उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसी के पास भी असेसमेंट के लिए ले मतलब खुद घर में ना करें। घर में ना करें। आपको जैसे ही लगता है कि इस बच्चे की हाइट अपने एज ग्रुप से कम है, तभी कंसिडर करें कि आप किसी के पास जाएं, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज आपकी काफी सारी चीजें रिवर्सिबल हो जाती हैं। पीक बोन मैस आ जाता है, फिर आप हाइट को चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जब आपका बचपन में मोटापा हो रहा होता है तो फैट सेल्स ही जब ज्यादा हो रहे होते हैं, फिर एक एज के बाद आपके लिए उतना रूम नहीं बचता मॉडिफिकेशन का। तो बस मेरा पेरेंट्स को तो यही मैसेज है कि जहां आप देखेंगे आपका बच्चा नॉर्मल से डेविएट कर रहा है, आप जरूर किसी का मशवरा पहले ही कंट्रोल कर लें ताकि आगे मजीद जाके बढ़े ना। और इसके लिए आप लोग बैठे हैं ना ताकि अच्छा सा मशवरा दे, और हम इस रमजान को, रमजान इस ब्लेसिंग, बिकॉज जिसको नहीं पता कि डाइट कैसे करनी है तो वो फास्टिंग करके भी खुद को फिट रख सकता है और डाइट भी कंट्रोल कर सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।